हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ रिएक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है वो देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक्शन करोगे तो वही ऑब्जेक्ट आपको उतनी ही फोर्स से रिएक्ट करेगा। ठीक है, इस फिगर में देखिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, ये वॉल और ये एक लड़का। ये लड़का इस वॉल को 100 न्यूटन से धक्का मार रहा है, तो वॉल भी उसको 100 न्यूटन से धक्का मारेगी। मतलब एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो वही ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा और दूसरी डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। इस एग्जाम्पल में ये लड़का इस वॉल को धक्का मार रहा है, तो बदले में ये वॉल भी उस लड़के को धक्का मारेगी। और ऐसा हर ऑब्जेक्ट में होता है, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, चलिए इस फिगर में देखिए। ये फिगर हमारा जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा। लास्ट जो हमने लीनियर और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था उसमें भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखती हैं तो एक फोर्स जो है, ये वेट बूट जो है वो ये लेग पे लगा रहा है। तो ये वाला जो डायरेक्शन जो ये एरो है, ये क्या बता रहा है हमें कि ये लेग फुट के ऊपर ये वेट बूट फोर्स लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, वो जो है 40 न्यूटन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो वेट बूट है, ये जो लेग फुट है, इसको वेट बूट पे फोर्स लगाना चाहिए। मतलब समझिए, फर्स्ट फोर्स में क्या हो रहा है, जो ये वेट बूट है ये लेग फुट को अपनी तरफ धक्का मार रहा है, तो उसको रिएक्शन देते हुए ये लेग फुट भी वेट बूट के ऊपर धक्का देगी। तो ये जो दो फोर्सेस हैं एक दूसरे पे जो यहाँ लग रही हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्सेस या फिर इंटरैक्शन या नॉर्मली एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक्शन फोर्स क्या हो रही है, ये वेट बूट इस लेग फुट पे फोर्स लगा रहा है, वो हमारी एक्शन फोर्स हो गई। तो इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये लेग फुट इस वेट बूट पे फोर्स लगाएगा कि अभी ये लेग फुट बोल रहा है कि ये मेरे को अपनी तरफ खींचेगा, तो मैं भी इस वेट बूट को अपनी तरफ खींचूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो हमेशा एक सेम लाइन में होती हैं पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही होती हैं। सेम लाइन मतलब लीनियर फोर्स सिस्टम जैसी दिखती हैं, पर वो लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। हमने देखा था लीनियर फोर्स सिस्टम में ऐसे दिखती थी, फोर्सेस एक ही लाइन में होती थी। तो इधर भी देखो एक ही लाइन में है दोनों, पर वो एक ही फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारी पहली फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, यहाँ पे लेग और फुट के ऊपर। और जो हमारी दूसरी फोर्स है रिएक्शन फोर्स, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, वेट बूट के ऊपर। तो एक फोर्स लेग और फुट पे लग रही है और दूसरी फोर्स वेट और बूट पे लग रही है, पर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एक ही लाइन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, तो वो एक ही फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकती। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब बहुत सारी फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लगती हैं तो वो सारी फोर्सेस उसी फोर्स सिस्टम का पार्ट होती है, पर अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट पे जाके लगने लगे तो वो उस फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाएंगी। इसलिए एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस भले ही एक लाइन में होती हैं पर वो एक ही फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं होती, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। और वो दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और हमेशा एक लाइन में होती हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और या तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इस फिगर में क्या हो रहा है, ये जो वेट बूट है लेग को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और उसके रिएक्शन में ये जो लेग है इस वेट बूट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड से, दैट इज़ 40 न्यूटन।
तो ये वाला जो फोर्स है ये -40 न्यूटन है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है, और ये वाली फोर्स है +40 न्यूटन है। पर आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, तो टोटल कितना होगा, 0 आएगा। पर ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो है वो लेग फुट पे लग रही है और दूसरी फोर्स जो है वो वेट बूट पे लग रही है, वो दोनों एक फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसलिए आप इन फोर्सेस को प्लस करके इनका एरिथमेटिक सम करके कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस नहीं कर सकते, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। लीनियर फोर्स सिस्टम में हम कंपोजिशन करते थे, पर वो आप किन फोर्सेस के साथ करोगे, जो एक ही फोर्स सिस्टम का पार्ट होंगे। ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग फोर्स सिस्टम का पार्ट है। ये रेड वाली जो फोर्स है ये लेग फुट के सिस्टम का पार्ट है, और ये जो ब्लू वाली फोर्स है ये वेट बूट के सिस्टम का पार्ट है। तो आप इन दोनों को प्लस करके ऐसे टोटल 0 ला के ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ग्रेविटेशन और कॉन्टैक्ट रिएक्शन या फिर कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्सेस का बीच का रिलेशन क्या है। नॉर्मली जब आप वेट स्केल आपके घर पे जो होता है, वेइंग स्केल, उसके ऊपर आप खड़े रहते हो, तो वो क्या बताता है कि आपका कितना वेट है। तो हमने पास वीडियोस में देखा था, वेट मतलब कितनी आप पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो मास मतलब आपके अंदर कितना आपका मसल है, वो सब जो आपका जो एक्चुअली आपका कितना मास है उसको इंटू 9.8 करते हैं, तो वो हमें हमारा वेट बताता है। पर हमें इस 9.8 से कुछ इतना लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये पूरे अर्थ में सब जगह ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इसलिए ये 9.8 इस वेट मशीन में पहले से सेट हो रखा होता है। तो वेट मशीन पे खड़े रहेंगे तो वो एक्चुअली में आपको मास ही बताएगा, क्योंकि वो 9.8 को उन्होंने अपने आप ही सेट किया होता है। तो वो अपने आप ही उसको पहले से मल्टीप्लाई करके आपको बताता है उससे आंसर। ठीक है, इसके ऊपर हमने पास वीडियो में डिस्कस किया है, वेट वर्सेस मास में, बायोमैकेनिक्स की सीरीज़ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप वेट मशीन पे खड़े रहते हैं तो वो एक्चुअली आपको आपके ऊपर लग रही ग्रेविटी नहीं बताकर ये बताता है कि आप उस वेट मशीन के ऊपर कितना धक्का मार रहे हो। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर आप नॉर्मली खड़े हो, अगर आप वेट मशीन को धक्का नॉर्मली आप धक्का नहीं मारते हो, आपको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है, तो वो एक धक्के की तरह बिहेव करती है इस वेट मशीन के ऊपर। तो वो धक्का कितना लग रहा है तो वो वेट मशीन चेक करती है। इन शॉर्ट वो ग्रेविटी ही चेक कर रही होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। मतलब अगर कोई आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा धक्का लगेगा, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके ऊपर लग रही ग्रेविटी बदल जाएगी। ग्रेविटी आप पे उतनी ही लग रही होगी, पर इस स्केल में वो चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर कोई आपके खड़ा हो गया तो धक्का ज़्यादा लगेगा इस स्केल के ऊपर। ठीक है, तो उस स्केल में जो आप पहले कोई अगर स्केल में पहले 45 kg वेट आ रहा था, तो अगर कोई धक्का मारेगा ऊपर से तो वो धक्के की वजह से उसमें 54 kg आने लग जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट बदल गया, पर एक्चुअली में आप जो वेइंग मशीन पे धक्का लगा रहे हो वो बदला है, और वही चीज़ ये वेइंग मशीन आपको दिखाती है। ठीक है, तो ये जो दो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, इनको समझने के लिए हमें न्यूटन का फर्स्ट और थर्ड लॉ समझना पड़ेगा, जो हमने पास वीडियो में समझा है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या था? जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा या तो कांस्टेंट मोशन से मूव करता रहेगा। और हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट मोशन वाली चीज़ ह्यूमन बॉडी में बहुत कम होती है, तो हम उसको इग्नोर करके सिर्फ रेस्ट का पार्ट समझेंगे। मतलब अगर बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रही है, मतलब ऐसी फोर्सेस जिनका टोटल करो तो आंसर 0 आता है, अगर ऐसी फोर्सेस लग रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। अब इस एग्जांपल में ये आदमी आकर वेट मशीन पे खड़ा है, रेस्ट में खड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रही है। ठीक है, अब नॉर्मली खड़ा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी तो लगेगी ही। ठीक है, अब ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होनी चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए ही ये इंसान खड़ा हुआ है। अगर कोई फोर्स नहीं होती तो ये इंसान नीचे ही चला जाता सीधा ग्रेविटी की डायरेक्शन में, पर ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लग रही है जो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो वो कौन सी फोर्स लग रही है इस एग्जांपल में? ये स्केल की फोर्स। अब ये इंसान ये वेट स्केल के कांटेक्ट में है, तो जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उस पर फोर्स लगाते हैं, ये हमें पता है। तो ये जो वेट स्केल है ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा है? ये ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स लगा रहा है।
पर ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों? ताकि ये ग्रेविटी की जो फोर्स नीचे लग रही है इसको ये वाली फोर्स बैलेंस कर सके, और बैलेंस होने के बाद ये ऑब्जेक्ट, ये इंसान स्टेशनरी खड़ा रहेगा स्केल के ऊपर। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो ये हो गया। तो अगर सपोज हम करें, ये जॉन अलेक्जेंडर का एग्जांपल है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, उसका वेट है 734 न्यूटन। कितना है? 734 न्यूटन। मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट हमने अभी पढ़ा था कि उतना होता है मास इंटू जी, और उसका वेट कितना है? 734 न्यूटन। और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम कह सकते हैं -734 न्यूटन लग रही है, क्योंकि उसका वेट भी उतना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये स्केल कितनी फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में? ये ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये स्केल इस पर्सन के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? 734 न्यूटन। पर ऊपर की डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा? +734 न्यूटन। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, समझ आ गया। ये ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो स्केल है जिसके कांटेक्ट में ये इंसान है, वो फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जो ग्रेविटी के फोर्स के एकदम इक्वल है। और इस इंसान में ग्रेविटी का फोर्स कितना लगा? 734 न्यूटन। तो उसको इक्वल करने के लिए 734 न्यूटन फोर्स ये वेइंग स्केल ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, अगर आप अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखें, तो अगर ये स्केल पर्सन के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन के रिएक्शन लॉ के हिसाब से ये पर्सन को भी स्केल पे फोर्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पर्सन इस स्केल के ऊपर फोर्स लगा रहा है वही यहाँ पे दिखाता है, वही वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, जो एक्चुअल में क्या है? उस पर्सन का वेट है। ठीक है, तो अगर हम पूरा फिर से समझें कि अगर ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही थी? -734। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्केल ने कितनी फोर्स लगाई? +734। और न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर स्केल पर्सन पे फोर्स लगा रहा है तो पर्सन को भी स्केल पे फोर्स लगाना चाहिए, जो कि इक्वल होगा किसके? ये स्केल वाली फोर्स के, जो कितनी है? 734। तो ये पर्सन जो स्केल पे फोर्स लगा रहा है वो भी इक्वल होगी पर ऑपोजिट हो जाएगी, जो कितनी हो जाएगा? 734 पर माइनस में इसके ऑपोजिट, जो घूम फिर के क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, हमारा वेट ही है। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमको हमारा वेट वही है जो जितना फोर्स हम ये स्केल के ऊपर खड़े रह के उस स्केल के ऊपर लगा रहे हैं। पूरा फंडा समझ आया आपको? ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ये स्केल वाली फोर्स लगती है, और इस स्केल वाली फोर्स के रिएक्शन में ये पर्सन फोर्स स्केल पे लगाता है, और वही चीज़ है जो हमको हमारा वेट बताता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा कि जब अब इधर क्या हो रहा है? ये जो स्केल है इस पर्सन को पुश कर रहा है, और उसके रिएक्शन में ये पर्सन इस स्केल को पुश कर रहा है। तो जब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को पुश करती हैं उनको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और जब ये फोर्सेस उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमारा सरफेस क्या है? ये स्केल, इस स्केल के परपेंडिकुलर ये फोर्सेस हैं, तो उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो समझ गए आप एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है। अगर आप सपोज़ आप एक वेइंग स्केल पे खड़े हो तो उस टाइम के आपका वेट आया 45 kg। ठीक है, अब आप एक बॉक्स लेके खड़े हो गए ऊपर उसी वेइंग स्केल पे, अब आपका वेट आ रहा है कुछ 48 kg। तो एक्चुअली में इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि आपका वेट एक्चुअल में बढ़ गया है, नहीं, पर स्केल पे ज़्यादा वेट दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि आप ये बॉक्स लेके खड़े हो, तो अब ये जो स्केल के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे थे वो और बढ़ गई, तो वो फोर्स को उसने कैलकुलेट किया और यहाँ पे दिखाया, बट एक्चुअली में आपका खुद का वेट नहीं बढ़ा है। ठीक है, उसी तरह अगर सपोज़ आप वेइंग स्केल पे खड़े हो, आपका नॉर्मली वेट आया 45 kg, अब आपके सामने एक रॉड है, उसको पकड़ के आप अपने टोस पे खड़े हो गए। अभी नॉर्मली आप ऐसे पूरे फुट पे खड़े हो, उस बट आप इसको पकड़ के अपने टोस पे खड़े हो गए, तो क्या हुआ? जो वेइंग स्केल पे अब वेट दिखा रहा है 42 kg,
तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि आपका वेट सच में कम हो गया है, नहीं। उसका रीज़न क्या है कि आप अपने टोस पे अब खड़े हो गए ना, तो आप अब उस इस स्केल के ऊपर कम फोर्स लगा रहे हो पहले से, इसलिए ये स्केल पे अब वेट भी कम दिखा रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में आपका वेट कम नहीं हुआ है, पर आप जो फोर्स लगा रहे थे ये स्केल के ऊपर वो कम हुआ और उसकी वजह से स्केल कम वेट दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली हम ऐसे नॉर्मली खड़े रहते हैं वेइंग स्केल पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी लग रही है उतना ही हमारा वेट होता है, उतना ही फोर्स हम उस स्केल पे लगा रहे होते हैं। बट अगर कभी आप वेइंग स्केल पे टोस पे खड़े हो जाओ या एकदम ज़ोर से खड़े रहोगे एकदम पैरों को दबा के, तो वो स्केल में आगे पीछे वेट आएगा, बट उसका मतलब एक्चुअली में आपका वेट आगे पीछे नहीं हुआ है, आप उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो स्केल के ऊपर वो आगे पीछे हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में जो हम वेट मापते हैं और दूसरा रिएक्शन फोर्सेस में, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आप एक दो बार बुक में से रीड करिए, वीडियोस देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ये वीडियो देखिए बार बार, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।